हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस की हमारी वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और आज के वीडियो में हम 11वां मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट क्रिएट करा आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस मॉक टेस्ट के अंदर 30+ स्कोर करते हो, विच मीन्स आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 101% में लिख के दे सकता हूँ कि CBT 1 आपका क्लियर होगा, बट शर्त है कि इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको 30+ स्कोर करना है। देखो, 20 वीडियो की हमारी ये सीरीज है। 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे हम एग्जाम से पहले। डेली सुबह 7:30 बजे एग्जाम तक हम ये मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। आपको एक भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। हर एक मॉक टेस्ट आपको अपनी गलती बताएगा। सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आप अपने स्कोर को लगभग 25 से 30% यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक टिकेगा, मतलब लास्ट मॉक टेस्ट तक मेरे साथ जाएगा, 100% वो एग्जाम को क्रैक करेगा। इससे पहले हम 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं लगाएं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप प्रीवियस मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हैं। लास्ट में टेस्ट लगाने के बाद आपका स्कोर क्या रहता है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है इस टेस्ट को लगाने के लिए। पहले एक बार जल्दी से हम वो कवर कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट की तरफ चलेंगे। पहला, सीरियस बनो। बिस्तर पर लेटे हो तो उठ जाओ। हमको बैठना है टेबल कुर्सी पर, ठीक है। कोई भी टाइम पास वीडियो नहीं होगा, तुम्हारा रियल प्रैक्टिस टेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से पेपर में परफॉर्मेंस होने वाली है। तो पहला चीज़ समझ में आ गया, हमको बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियो नहीं देखना है। टेबल कुर्सी पकड़ लो, टेबल कुर्सी पर बैठकर हमको ये वीडियो कंप्लीट करना है, ये टेस्ट लगाना है। दूसरा रूल ये है कि 1 से 40 तक कॉपी के अंदर एक नंबरिंग कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको यहाँ पर टिक करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन अगर सही होता है तो टिक कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो गलत करना है, तीसरा क्वेश्चन सही हो रहा है तो सही करना है टिक हमको, ठीक है। लास्ट में हम पूरा स्कोर देखेंगे हमारा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ आपके लिए टारगेट भी रखा है। अगर आप 30+ स्कोर कर लेते हो, विच मीन्स NTPC CBT 1 आपका लगभग निकल ही गया है। अगर आपका स्कोर 25 से 30 के बीच में है तो आप बाउंड्री लाइन पर हो। थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है, तो जो गलती हो रही है उसको पहचानो और प्रैक्टिस करो। और 25 से अगर कम स्कोर आ रहा है आपका तो घबराना नहीं है, अभी भी समय है। अच्छे से रिवीजन करो। जो मैंने आपको 10,000 NTPC के 1 लाइनर दिए हैं उनको पढ़ो। यूट्यूब के ऊपर जो मेरी GS की मास्टर सीरीज चल रही है NTPC की, उसको फॉलो करो। आपका स्कोर 30+ हो जाएगा। तीसरा रूल है, एक बार में आपको पूरा टेस्ट लगाना है। टुकड़ों टुकड़ों में मत बांट देना इसको कि 10 क्वेश्चन तो हमने सुबह लगा लिए, 15 क्वेश्चन शाम को लगा लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसा एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, वैसे ही पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, एक बार में, बिना रुके, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में। क्लियर? चौथा रूल है, आखिरी रूल, मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर पढ़ूंगा ऑप्शन के साथ में, फिर आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। 5 सेकेंड में आपको अपना फाइनल आंसर डिसाइड करना है। उसके बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से न सिर्फ प्रैक्टिस होगी बल्कि हर सवाल के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, अगर इस पूरे टेस्ट का आपको बाद में प्रैक्टिस करना है तो जो 10,000 1 लाइनर मैंने GS के दिए हैं आपको NTPC के लिए, 29 रुपीज़ का पैकेज है वो। इसी पैकेज में ये 20 वीडियो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर भी आप इस टेस्ट के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने 29 रुपीज़ वाला अगर वो GS का पैकेज नहीं लिया है 10,000 1 लाइनर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, इसमें जाओगे वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी स्टार्ट करने से पहले। अब हम टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमजान मनाया जाता है, जो एक पवित्र महीना है जब दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं और दान करते हैं? ऑप्शन है 9वां, दूसरा, 7वां या छठा। तो करेक्ट आंसर है इसका 9वां। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और इसे सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, जो सूरज निकलने से पहले शुरू होता है और सूरज डूबने के बाद खोला जाता है। साथ ही वे इबादत, आत्मा शुद्धि और दान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान रखिएगा, ईद उल फितर इसी महीने के एंड में मनाई जाती है जब चांद दिखने पर रोजे समाप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? गुजरात, कर्नाटक, बिहार या राजस्थान? तो मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य की एक प्राचीन और प्रसिद्ध फोक आर्ट स्टाइल है। इसकी उत्पत्ति मिथिला क्षेत्र में हुई थी, खास करके मधुबनी जिले में। इसी कारण इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा।
ये जो चित्रकला है पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा दीवारों और आंगनों पर की जाती थी, खास करके शादी, त्योहार और धार्मिक अवसरों पर। ये आर्ट अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी है। तो मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? बिहार से। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के पदों का सूची 2 के पदों से मिलान करना है। एक सूची में हमको राष्ट्रीय आय की माप, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम दिया हुआ है, एंड दूसरी सूची में फॉर्मूला दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जीएनपी देखिए पहला ऑप्शन है। तो जीएनपी क्या होता है? जीएनपी देश के नागरिकों की पूरी कमाई होती है, चाहे वो विदेश में हो या फिर देश में हो। फॉरेन इनकम भी शामिल होती है। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो पहले का हो गया हमारा डी। दूसरा है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? मशीनों की घिसावट निकलने के बाद बची असली कमाई। तो जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन। तो सेकंड का हो गया ए वाला। थर्ड है जीडीपी। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? देश के अंदर कुल उत्पादन। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो थर्ड वाले का हो गया बी वाला। एंड जो हमारा फोर्थ बचा है एनडीपी। एनडीपी देश के अंदर कुल उत्पादन में मशीनों की घिसावट घटा दी जाती है, तो बचता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फोर्थ का हो गया सी। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बना? डी ए बी सी, मतलब सी आंसर यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन, स्काइप या विजुअल बेसिक? तो स्काइप जो है एक कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है जिसका उपयोग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है। ये एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। सी आंसर। बाकी सभी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। अगला है, जिस निर्देश को तत्काल निष्पादित नहीं किया जाना है उसे किस में रखा जाता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, प्रोग्राम काउंटर में, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में या इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में? तो वो इंस्ट्रक्शन जिसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं किया जाना है उसे रखा जाता है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में, आईबीआर में। ये एक रजिस्टर होता है जिसमें ऐसे इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी रखा जाता है जिसे तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना होता है। इसके अलावा जैसे कि एमएआर जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये मेमोरी का पता स्टोर करके रखता है। पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। सीआईआर जो है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये जो इंस्ट्रक्शन इस समय एग्जीक्यूट हो रहा है उसे होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पर आईबीआर इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, डी आंसर करेक्ट होगा। अगला है, अग्निरोधी वर्दी पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? नायलॉन, मेलामाइन, रेयॉन या फिर एक्रिलिक? किसकी कोटिंग की जाती है? मेलामाइन की। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकती है और जल्दी इग्नाइट नहीं करती हैं, इसलिए इसे फायर रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म्स, सर्विंग यूटेंसिल्स, इनमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन की बात करें, रेयॉन, एक्रेलिक, ये सभी सिंथेटिक फाइबर होते हैं, लेकिन मेलामाइन जैसी हीट रेजिस्टेंस उनमें नहीं होती है, इसलिए इसे फायर रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म्स पर कोटिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। बी आंसर। नेक्स्ट है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है नीला, पीला, काला या फिर नारंगी। तो कैंडल फ्लेम में बेसिकली 3 जोन होते हैं, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? बाह्य क्षेत्र मतलब आउटर जोन की बात हो रही है। तो यहाँ पर कंप्लीट कंबंशन मतलब पूर्ण दहन होता है और इसका रंग क्या होता है? नीला होता है। मिडिल जोन की बात करें तो इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, आधा अधूरा दहन, इसका रंग होता है पीला। एंड इनर मोस्ट जोन जो होता है वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, अनब्रंट वैक्स वेपर्स। ब्लू जोन सबसे हॉट और इफिशिएंट होता है, जो कि आउटर जोन होता है, बाह्य क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ब्लू, ए आंसर करेक्ट होगा। आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम आयोडाइड, मैग्नीज क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड? तो MgCl2 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये एक आयोनिक कंपाउंड है जिसका उपयोग मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट्स और बर्फ गलाने वाले नमक के रूप में होता है। यहाँ पर डी आंसर। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है गाल की कोशिकाएं, चिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स या प्याज की कोशिकाएं? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल सीधे साइटोप्लाज्म में होता है।
मतलब डीएनए आरएनए सीधे कोशिका द्रव में होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन से ढके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, ये सभी। चिक सेल्स हो गई या फिर आप प्याज की कोशिकाएं, ऑनियन सेल की बात करें तो ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति जगत में मतलब प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन है पाइनस, केरा, टमाटर या फ्यूनेरिया। तो एंजियोस्पर्म्स वो पौधे होते हैं जो फूल बनाते हैं, बीज वाले फल बनाते हैं। टमाटर एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसका फल बीजों को घेरता है, इसलिए ये एंजियोस्पर्म है। जबकि पाइनस, केरा और फ्यूनेरिया एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल नहीं है। अगला है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? गोलाकार, सीधी रेखा, अंडाकार, इलिप्टिकल या फैला हुआ वृत्त, फ्लैटेंड सर्कल। तो ग्रहों की ऑर्बिट पूरी तरीके से गोल नहीं होती हैं बल्कि स्लाइटली ऑप्टिकल होती है, थोड़ा अंडाकार होती हैं। यह सिद्धांत योहान्स केपलर ने अपने केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में दिया था। पहला नियम क्या कहता है? सभी ग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा इलिप्टिकल अंडाकार, सी आंसर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है? ऑप्शन है अमेरिका, रशिया, चाइना या जापान। तो करेक्ट आंसर इसका चाइना। चाइना ने एक डीप सी रडार विकसित किया जो कि 1000 मीटर गहराई में समुद्र की सतह के नीचे इंस्टॉल किया गया है। उसने 5000 मीटर लेटीट्यूड पर उड़ रहे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया। यह रडार सिस्टम वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो पानी के अंदर रहते हुए भी हवा में उड़ रहे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकता है। तो किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया? चाइना ने, सी आंसर। हाल ही में एक्सियम मिशन 4 में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, विवेक सिंह या गगनदीप नायर। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सियम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। यह मिशन एक्सियम स्पेस और नासा के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। इसमें एक 4 मेंबर मल्टीनेशनल क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में भेजा जाएगा। ये जो सिलेक्शन रहा भारत के लिए, राकेश शर्मा जो कि 1984 में गए थे, उसके बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक बड़ी वापसी का संकेत भी है। तो शुभांशु शुक्ला, बी ऑप्शन। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला खिताब किसने जीता है? पंजाब पैंथर्स, ओडिशा वॉरियर्स, सुरमा हॉकी क्लब या दिल्ली डिफेंडर्स। तो ओडिशा वॉरियर ने वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के पहले संस्करण का खिताब जो है वो अपने नाम किया, उड़ीसा वॉरियर्स ने। उन्होंने JSW सुरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग की बात करें तो भारत में महिला हॉकी को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम भी है। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन अजय या ऑपरेशन राहत। तो ऑपरेशन अजय को भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य ये था कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाना। ये एक नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशन मिशन था। ऑपरेशन अजय, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन किसने विकसित किया है? जर्मनी, फ्रांस, इंडिया या चाइना। तो इंडियन रेलवे ने 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन फ्यूल रन इंजन विकसित किया है। इसकी पावर है 1200 हॉर्स पावर, जो बाकी दुनिया में प्रचलित इंजन 500-600 हॉर्स पावर से कहीं ज्यादा है। इसकी पहली ट्रेन रन हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर होने वाली है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन किसने विकसित किया? भारत ने, सी आंसर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अर्पणा मिश्रा, रेखा गुप्ता, सोनाली वर्मा या कविता चौधरी।
तो रेखा गुप्ता को 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया। वह इस पद पर पहुंचने वाली दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। हम सभी को पता ही है कि फरवरी 2025 में दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने वहां पर गवर्नमेंट बनाई है। और बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन रहा है? रेखा गुप्ता का रहा है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। बी आंसर। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुकरी बोम्मगौड़ा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? पेंटिंग, फोक म्यूजिक, लिटरेचर या डांस? तो सुकरी बोम्मगौड़ा कर्नाटक की हलक्की वोक्कालिगा जनजाति से थी। ये एक प्रसिद्ध लोक गायिका, फोक सिंगर थी। इन्हें प्यार से नाइटिंगेल ऑफ हलक्की के नाम से जाना जाता था। उन्होंने पारंपरिक ट्राइबल सॉन्ग को संरक्षित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो फोक म्यूजिक से संबंधित थी। स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? UNEP, WEF, यूनेस्को या WB के द्वारा? तो यूनेस्को ने स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में ओशंस की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावित परिस्थितियों को साझा किया है, जैसे कि वार्मिंग, गर्मी बढ़ना, एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, इन सबको बताया है। तो किसके द्वारा जारी की गई? यूनेस्को द्वारा। सी आंसर। रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2001, 2012, 2003 या 2014 में? तो रस्किन बॉन्ड एक प्रसिद्ध इंडियन ऑथर हैं। उन्होंने 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल लिखे हैं। उनकी अगर हम बुक्स की बात करें तो द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, द फाइट ऑफ पिजन्स, ये कुछ प्रसिद्ध उनकी कृति है। अगर उनके पुरस्कारों की बात करें तो साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में उन्हें दिया गया, पद्मश्री 1999 में मिला, पद्म भूषण 2014 में मिला था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 2014 डी आंसर सही होगा। लेटेस्ट अभी उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया 2024 का। ध्यान रखिएगा, 2014 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी बुक्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक बार बुक्स पे नजर डाल के जरूर जाइएगा। यहाँ पर आगे बढ़ें, 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए NTPC का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। GS, मैथ्स एंड रीजनिंग, तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विथ सॉल्यूशन के साथ में। ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी। एंड GS के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र ये, आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया में प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? संवाद कौमुदी, इंडियन मिरर, बंगाल गजट या हिंदू पेट्रियट? तो इंडिया में प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गजट। इसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। इसका पहला इशू 1780 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसे हक्कीस बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो संवाद कौमुदी को राजा राम मोहन राय ने शुरू किया 1819 में। 1862 में इंडियन मिरर को देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और 1853 में हिंदू पेट्रियट को मधुसूदन रे ने शुरू किया था। तो यहाँ पर सी आंसर बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? कुल्लुवीपट्टू हिमाचल प्रदेश, मुगा असम, बोमाकी वेस्ट बंगाल या उपाडा जमदानी आंध्र प्रदेश? चलिए एक एक करके देखते हैं। कुल्लुवीपट्टू की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक ऊनी शाल और वस्त्र है जिसे महिलाएं पहनती हैं। तो हिमाचल प्रदेश, ये तो करेक्ट कॉम्बिनेशन है। मुगा असम का खास रेशम है जो बहुत चमकदार और मजबूत होता है, तो ये भी देखिए कॉम्बिनेशन सही है। बोमकाई ओडिशा की पारंपरिक कढ़ाईदार साड़ी होती है जिसे सोनपुरी साड़ी भी कहते हैं, यहाँ पर दे रखा है, जो कि गलत कॉम्बिनेशन है। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। डी ऑप्शन जो बचा हुआ है, उपाड़ा जमदानी, या आंध्र प्रदेश की महीन हाथ से बनी साड़ी होती है जिसे जरी का सुंदर काम देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर सही दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मकर विल्लकू केरल का फसल उत्सव है, शिशुर संक्रांत कश्मीर का फसल उत्सव है,
थाई पोंगल तमिलनाडु का फसल उत्सव है, बिहू ओडिशा का फसल उत्सव है। तो क्लियर समझ में आ रहा है हमको, बिहू असम का एक फसल उत्सव है, ना कि ओडिशा का। 3 बार मनाया जाता है, रंगोली, भोगोली और काती बिहू के नाम से। ओडिशा का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? मकर संक्रांति है या नुआखाई है। बाकी कथन भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, बट यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? बिहू ओडिशा का फसल उत्सव, जो कि डी ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? ऐहोल, इलाहाबाद, मॉस्की या फिर लुम्बिनी? तो मास्की इंक्रिप्शन, मास्की अभिलेख कर्नाटका में मिला था। इसमें देवों के प्रिय अशोक का नाम पहली बार स्पष्ट रूप से लिखा गया। पहले के शिलालेखों में केवल देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी जैसे टाइटल का उपयोग होता था। मास्की के बाद गुजरा और नित्तुर में भी नाम मिला, लेकिन मास्की सबसे पहला प्रमाण है। तो सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी साइट भारत की 43वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन है होयसालों के पवित्र समूह, अहोम वंश की टीला समाधि प्रणाली, मोइडमस, धोलावीरा एक हड़प्पा शहर या शांति निकेतन? तो मोइडमस असम में स्थित हैं और ये अहोम वंश की शाही समाधि परंपरा को दर्शाते हैं। इन्हें 2024 में 43वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पर बी आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है? जयपुर, श्रीनगर, मलप्पुरम या मैसूर? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसे मिला है? श्रीनगर को। 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब पाने वाला भारत का चौथा शहर बना है। इससे पहले यह टैग जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को भी मिला था। ये सम्मान वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों के योगदान को पहचान देना। तो बी आंसर। तरंगम एक नृत्य मुद्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक या ओडिसी? तो तरंगम नृत्य की एक विशेष शैली है जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी हुई है। इसमें नर्तक पीतल की थाली पर संतुलन बनाकर और कई बार सिर पर पानी का घड़ा रखकर नृत्य करते हैं। यह शैली लयबद्ध पैरों की चाल और बैलेंस के लिए जानी जाती है। तो तरंगम एक नृत्य मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सांसदों से मिलकर बना निर्वाचन मंडल करता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के अधीन इस्तीफा या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और डी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये कथन पूरी तरीके से गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, लेकिन वे राज्यसभा के सदस्य नहीं माने जाते हैं। उनका कार्य है सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना, लेकिन वो स्वयं उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। तो डी आंसर। नवकलेवर अनुष्ठान निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित हैं? ऑप्शन ए विरूपाक्ष मंदिर, केदारनाथ मंदिर, संगमेश्वर मंदिर या जगन्नाथ मंदिर? तो नवकलेवर एक अनुष्ठान है जो पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी लकड़ियों की मूर्ति हटाकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये अनुष्ठान पुनर्जन्म का प्रतीक है और आमतौर पर हर 8, 12 या फिर 19 साल में होता है। तो जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है। अगला है, किस कोशीय अंग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम? तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने छोटे कण होते हैं, मुख्य रूप से प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। राइबोसोम या तो फ्री साइटोप्लाज्म में तैरते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा बनाते हैं। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। लाइसोसोम की बात करें तो पाचन का कार्य करते हैं। तो राइबोसोम ही है जो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है।
अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से साल 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, महात्मा गांधी, नरेंद्र देव या जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। उद्देश्य था हिंदू समाज में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त करना। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने 1933 में साप्ताहिक पत्रिका हरिजन भी शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी क्षेत्र स्थित है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय या नेपाल हिमालय। तो करेक्ट आंसर है इसका नेपाल हिमालय। यह वह हिमालयी भाग है जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। भारत में हिमालय को नदियों के बीच के खंडों के आधार पर बांटा गया है। इंडस और सतलज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय है, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है, काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। तो डी आंसर। बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? औषधीय वनस्पति, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स या कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस। तो बोरलॉग पुरस्कार डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर रखा गया, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में विशेष योगदान दिया हो। तो किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस। डी आंसर। 2024 में यह पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर डेनिस बिसिगा मुकामा को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस रेलवे स्टेशन का पूर्व नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था? झांसी रेलवे स्टेशन, पातालपानी रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन या डंडूपुर रेलवे स्टेशन। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है, इसका पहले नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। नवंबर 2021 में इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। यह नाम गोंड रानी कमलापति के सम्मान में रखा गया। ध्यान रखिएगा, इसका स्टेशन कोड भी पूछा जा सकता है। RKMP है। ये भारत का पहला प्राइवेट रीडेवलप स्टेशन भी है। सी आंसर। अगला है, हेड काउंट रेशियो का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है औसत आय वाले लोगों की संख्या को गरीबी रेखा पर रहने वालों के अनुपात में मापना। दूसरा है गरीबों की संख्या को गरीबी रेखा से ऊपर रहने वालों के अनुपात में मापना। तीसरा है गरीबों की संख्या को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात में मापना। या चौथा, अमीरों की संख्या को गरीबी रेखा पर रहने वालों के अनुपात में मापना। तो करेक्ट आंसर है गरीबों की संख्या को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात में मापना। हेड काउंट रेशियो समाज में जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनका कुल आबादी में प्रतिशत होता है। इससे पता चलता है कि कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। सी आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म घास के मैदान और क्षेत्र वाला गलत सुमेलित है? अर्जेंटीना, प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, मध्य एशिया स्टेपी या दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। तो पहला ऑप्शन गलत है। अर्जेंटीना का ग्रासलैंड जो है वो पंपास होता है, ना कि प्रेरीज होता है। तो ए आंसर। बाकी ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल करेक्ट है डाउन्स, सेंट्रल एशिया का स्टेपी और दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड। अगला है, इनमें से कौन कभी भी लोकसभा का नेता नहीं रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह। तो करेक्ट आंसर है इसका डी आंसर, मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने कभी लोकसभा की सदस्यता नहीं ली। लीडर ऑफ द लोकसभा वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। बाकी तीनों नेता लोकसभा से जुड़े रह चुके हैं। अगला है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, मंत्रिका उपनिषद, कट उपनिषद या अध्यात्म उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरिक लिपि में अंकित होता है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि एक प्रमुख वैदिक ग्रंथ भी है। तो मुंडक उपनिषद ए आंसर। किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने 2013 में मलखंभ को राज्य खेल घोषित किया था।
ये एक पारंपरिक भारतीय व्यायाम कला है जिसमें खिलाड़ी रस्सी या खंभे पर योग और कसरत के आसन करते हैं। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? कुश्ती है। उत्तर प्रदेश का हॉकी है। उत्तराखंड का क्या है? फुटबॉल है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, धूपगढ़, अनाईमुदी या गुरु शिखर? तो करेक्ट आंसर है इसका गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ऊंचाई है 1722 मीटर। कंचनजंगा की बात करें तो भारत के अंदर हाईएस्ट पीक है ये हिमालय की। धूपगढ़ की बात करें तो हाईएस्ट पीक है एमपी की, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। अनामुदी ये वेस्टर्न घाट जो है उसकी हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डी आंसर, डी उत्तर करेक्ट होगा। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल सही करे होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 1000 अगर वन लाइनर को ध्यान से पढ़ा होगा और जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे सॉल्व कराए मास्टर वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, उन्होंने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। अब आपको करना ये है कि जो भी आपका स्कोर आया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पता चलेगा इससे कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, और अपने साथ ईमानदार रहिएगा। जो भी आपका फाइनल स्कोर है वही कमेंट करिएगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। अपनी गलती को पहचानो, एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, उसको रिवाइज करो, एंड ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में काम आएगी। आपके एग्ज़ाम के स्कोर को 25 से 30% बढ़ाएगी। एनटीपीसी को लेकर 20 वीडियो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पर। बेटर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें। एनटीपीसी के लिए अगर जीएस को लेकर अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जीएस का मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना रखा है आपके लिए। देखिए, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने आपको जीएस के लिए फ्रेंड्स 10,000 वन लाइनर दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ऐसे क्वेश्चन भी है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उसको आपके लिए प्लान कर रखा है। इसके अलावा जो हम ये 20 वीडियो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी मैंने इसी पैकेज में, जो अपना 10,000 वन लाइनर वाला पैकेज है जीएस का, इसी में मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। आप इसकी वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अलग से आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 जीएस के वन लाइनर वाला पैकेज ले लो। 29 रुपीज़ प्राइस है इसकी मात्र। प्रिंट आउट ले लेना, 30-40 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा आपका। अच्छे से रिवीजन करते रहो। कहाँ से लोगे आप ये? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप इस पैकेज को ले सकते हो। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स वाला एक फोल्डर है, जिसमें जाओगे तो कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक कर इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।